जी हाँ, नमस्कार। न्यूज लेटर के साथ हाजिर हूँ मैं राकेश रंजन। बिहार, जहाँ चुनाव सिर्फ सत्ता परिवर्तन का नहीं, बल्कि जातीय सामाजिक समीकरणों के नवीनीकरण का उत्सव होता है, वहाँ प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने नारा नहीं बल्कि एक नई गूंज पैदा की है। यह गूंज सत्ता की नहीं बल्कि उस बेचैनी की है जो कहती है, हम न एनडीए हैं न महागठबंधन, हम सुधार की तरफ हैं। लेकिन बड़ा सवाल भी कायम है कि जन सुराज बिहार की तीसरी गूंज है या तीसरी उलझन। पीके की पार्टी यानी प्रशांत किशोर की पार्टी फर्क कितना डाल पाएगी? बिहार की बात करें तो बिहार में किसी भी नई राजनीतिक ताकत के लिए जगह बनाना उतना ही कठिन है जितना गंडक नदी के बहाव को मोड़ना। यहाँ हर सीट की अपनी जातीय बनावट, ऐतिहासिक झुकाव और चुनावी स्मृति है। ज्यादा पीछे नहीं जाइए। 2020 के विधानसभा चुनाव में कुल 243 सीटों में से एनडीए को 125 सीटें मिली थी। वोट शेयर की बात करेंगे तो उसका वोट शेयर 40.2% था। महागठबंधन 110 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर खड़ा रहा 40.23% वोट शेयर के साथ। अन्य पार्टियां जिसमें लोजपा, एआईएमआईएम, बीएसपी और इंडिपेंडेंट को 8 सीटें मिली। इनका वोट शेयर था 19.57%। जाहिर है 0.03% वोट का फर्क 15 सीटों के अंतर में बदल गया। तो यही बिहार का चुनावी चमत्कार है, जहां 1% से सत्ता बनती और बिगड़ती है। सीट दर सीट गणित की बात करेंगे कि जनसुराज कहाँ जगह बना पा रहा है या बना सकता है। तो जनसुराज ने जो उम्मीदवार दिए हैं उनमें 30 सीटें ऐसी है जहां एनडीए मुश्किल से जीता था। मैं पिछले चुनाव की बात कर रहा हूँ। इन सीटों में भोरे, परबत्ता, बेलहर, महिषी, प्राणपुर, सिहोराम, राजापुर जैसी सीटें शामिल हैं। इसके अलावा लगभग 40 सीटों पर जनसुराज पार्टी ने ऐसे उम्मीदवार उतारे हैं जो या तो पूर्व पंचायत प्रतिनिधि, राजनीतिक परिवार से बाहर के चेहरे या प्रशांत किशोर के जनसुराज यात्रा के स्वयंसेवक रहे हैं। इससे साफ है कि जनसुराज पार्टी परंपरागत वोट बैंक की नहीं बल्कि स्थानीय भरोसे की राजनीति करना चाहती है। यही कारण है कि उसका प्रचार नेता केंद्रित नहीं बल्कि संवाद केंद्रित बन गया है। बिहार की जातीय बनावट की बात करेंगे तो यह जो तस्वीर उभरती है उसमें समीकरणों का जंगल दिखता है। जाति बिहार की राजनीति का डीएनए है और जनसुराज पार्टी ने इसे भ्रष्ट मॉडल कहा हो, पर बिना जातीय समीकरण समझे चुनाव लड़ना आत्मघाती है। यही कारण है कि आप देखे होंगे कि जब जनसुराज पार्टी ने भी अपने उम्मीदवार की घोषणा की तो उम्मीदवारों का जातीय हिसाब भी दिया। ओबीसी, ईबीसी मिलाकर राज्य की आबादी का 51% हिस्सा है। एससी एसटी लगभग 17%। मुस्लिम आबादी की बात करेंगे तो यह भी लगभग 17% है। सवर्णों में भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, कास्ट लगभग 15% है। तो 2020 के चुनाव में राजद को यादव मुस्लिम वोट का 70-75% मिला। भाजपा को सवर्णों का 60% और ओबीसी मुक्ता कुर्मी कास्टों का 50% वोट मिला था। जेडीयू को अपने कोर वोटर कुर्मी, कोयरी और अति पिछड़े मतदाता यानी ईबीसी पर फोकस रखा। तो जनसुराज पार्टी की कोशिश है कि इसी संतुलन में सेंधमारी की जाए, यानी
ओबीसी, बीसी और शहरी युवाओं के बीच वह तीसरा विकल्प बनने जो जाति से ऊपर सुधार की बात करे। प्रभाव का आकलन करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो जो बाधा डालने वाला प्रभाव है महागठबंधन के लिए कहाँ कहाँ खतरा है। तो जब स्वराज पार्टी जिन इलाकों में उतरी है वहां ज्यादातर सीटें 220 में महागठबंधन की टारगेट लिस्ट में थी, यानी जो सीटें एनडीए से मामूली अंतर से हारी थी। अब यदि वहां जनसुराज पार्टी उतरी है तो एंटी इनकम्बेंसी वोट 3 हिस्सों में बंट सकता है। अब भोरे की बात करें तो भोरे एसी सीट है, जेडीयू मात्र 0.25% वोटों के अंतर से जीती थी। बेलहर में राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार महज 1.7% से हार गए थे। परबत्ता में एनडीए और आरजेडी का अंतर 4% था। अगर जनसुराज पार्टी यहाँ 5% वोट भी ले आए तो सीधे राजद को नुकसान होगा, मतलब जनसुराज पार्टी वहां महागठबंधन के लिए विघ्नकारी, लेकिन एनडीए के लिए अदृश्य सहयोगी की भूमिका निभा सकती है। एनडीए के गढ़ों में सिंध की बात करेंगे तो दरभंगा, भागलपुर, पटना, मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ ये वो क्षेत्र हैं जहां जनसुराज पार्टी ने भाजपा के किलों में झंडा गाड़ने की कोशिश की है। इन इलाकों में युवा वर्ग, मध्यम वर्ग और प्रथम मतदाता फर्स्ट वोटर जो होते हैं उनकी हिस्सेदारी सबसे अधिक है। सीएसडीएस के ताजा सर्वे को देखेंगे तो उसमें स्पष्ट है कि 18 से 25 आयु वर्ग में 42% मतदाता अस्थायी रोजगार को सबसे बड़ा मुद्दा मानते हैं। 41% मतदाता कहते हैं कि उन्हें अब कोई भरोसेमंद विकल्प नहीं दिखता। तो प्रशांत किशोर की रणनीति यही है, जिसको कोई भरोसेमंद विकल्प नहीं दिख रहा वही मेरा मतदाता है। तो यदि इन शहरी केंद्रों में जनसुराज पार्टी 6 से 8% वोट भी हासिल कर लेती है तो बीजेपी की कई सीटें हैंग जोन में पहुंच जाएंगी। तो संभावित असर की बात करें, वोट शेयर और सीट शेयर पर अनुमान लगाएंगे तो एनडीए 20 की बात करेंगे तो एनडीए 40.2% वोट लाया, -2% शहरी क्षेत्रों में हुआ था तो उसको हानि उठानी पड़ी थी। महागठबंधन को 40.23% मिले थे तो टारगेट सीटों पर नुकसान हुआ, जो वोट शेयर में अनुमानित गिरावट आई 1.5% का। तो जनसुराज पार्टी नई पार्टी है तो 3 से 6% तक लगभग 10-12 सीटों पर असर होता है और 2-3 सीट की जीत हो सकती है। लोजपा एआईएम में मादी का प्रभाव स्थिर है, सीमित है, अर्थात जनसुराज पार्टी के आने से सीधे किसी गठबंधन को सत्ता नहीं परंतु कई सीटों की बाजी बदलने की क्षमता जरूर है। तो प्रशांत किशोर की जो रणनीति है उसमें है कि असली खेल संगठन नहीं नैरेटिव का निर्माण है। पीके ने जनसुराज यात्रा के जरिए 17,000 किलोमीटर की पदयात्रा की, जो दरअसल बिहार के हर जिले में ग्राउंड इंटेलिजेंस इकट्ठा करने का अभियान था। उनकी शैली डेटा पॉलिटिक्स और इमोशनल पॉलिटिक्स का मिश्रण है। उनका नारा है सुधार की राजनीति, युवा वर्ग के बीच धीरे धीरे मॉडल अल्टरनेटिव बनता जा रहा है। यह वैसा ही है जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का साफ सुथरी राजनीति का नारा था, बस बिहार की मिट्टी में उसका संस्करण जो है ज्यादा यथार्थवादी है। तो बिहार में राजनीति अब 2 ध्रुवों पर नहीं टिकती, एक सत्ता की, दूसरी विरोध की और अब तीसरी सुधार की। जनसुराज उसी तीसरी गुज का नाम है। वह चाहे 5 सीट जीते या 5% वोट पाए, उसकी असली उपलब्धि यह होगी कि उसने बिहार के राजनीतिक विमर्श को जाति बनाम विकास से उठाकर सत्ता बनाम सुधार की दिशा में जरूर मोड़ दिया। राजनीतिक रूप से देखेंगे तो वह न किंग मेकर है न किंग है, लेकिन विश्लेषणात्मक रूप से देखे तो वह कहानी बदलने वाला पात्र जरूर है। तो
संक्षेप में कहें तो बिहार की राजनीति अब दो आवाजों में नहीं गूंजती, तीसरी आवाज उठ चुकी है। फर्क इतना है कि यह आवाज न नारे में है न मंच पर, यह आवाज जनता के सुधार की भूख में है। तो मैंने कोशिश की आपको बताने का कि किस तरीके से प्रशांत किशोर की जो रणनीति है, प्रशांत किशोर की जो मंशा है वो कितनी पूरी होगी, नहीं पूरी होगी, किस तरीके से प्रभाव पड़ना है वहाँ। तो स्थिति स्पष्ट हो रहा है कि भले वे कुछ खास ना हासिल करने पाए तत्काल प्रभाव से, भविष्य की राहें आसान हो सकती है, सरल हो सकती है। फिलहाल जो खतरे की बात है वह दोनों ओर है, एनडीए के लिए भी है, महागठबंधन के लिए भी है। तो जाहिर है कि अभी नीतीश कुमार और लालू यादव का युग अपने अंतिम अध्याय में है। राजनीति का अगला दौर अब या तो सुधार की भाषा बोलेगा या विरोध की भाषा में डूब जाएगा। तो बहरहाल संजीदगी से सुनेंगे, सुनेंगे। यह एक मेरी कोशिश है, प्रयास है चीजों को समझने की। आप भी संजीदगी से सुनेंगे तो मुझे उम्मीद है कि बातें स्पष्ट होंगी। तो प्रतिक्रिया जरूर देंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। अगर आपने अब तक न्यूज़लेटर विद राकेश रंजन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करेंगे। नमस्कार।